आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तरलता एवं विशेष आहरण अधिकार। सबसे पहले हम तरलता देखेंगे। तरलता क्या होती है? जो हम पैसे को कैश में रखते हैं, जिसको हम तुरंत यूज़ ले सकें, उसको हम तरलता वर्ड बोलते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना का निर्णय जुलाई 1944 में हुआ था और उसने 1 मार्च 1947 से कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब आईएमएफ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी, मेन तो कि इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़े और जो भुगतान असंतुलन में आ जाता है उसको दूर करना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में विदेश व्यापार में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, लेकिन व्यापार तो बढ़ गया, लेकिन जिसके लिए भुगतान करने के लिए साधनों में वृद्धि नहीं हो सकी। तो ये साधनों की वृद्धि बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय तरलता, मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स का इन्वेंशन हुआ। अतः विश्व के सामने तरलता की समस्या उत्पन्न हुई। इस पर अनेक देशों में विचार हुआ और पहले तो गोल्ड का एक्सचेंज कर देते थे पेमेंट लेने और देने के लिए, लेकिन अब गोल्ड के उत्पादन बढ़ नहीं रहा था जितना व्यापार बढ़ रहा था, और डॉलर और पौंड भी इतने विश्वसनीय नहीं रह गए थे क्योंकि पौंड का अवमूल्यन हो गया था और स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि हो गई थी। तो ऐसी घटनाओं से विश्व की मौद्रिक व्यवस्था को झकझोर दिया था। अब 1967 में मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुई, उसमें तरलता की में वृद्धि करने के लिए इस विशेष आहरण अधिकार योजना को अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस योजना पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और कोष के 10 सदस्यों के समूह ने पेरिस में हुई बैठक में इस योजना को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया और 8 अक्टूबर 1959 को आईएमएफ के जो सदस्य थे ना, उनके 80% लोगों ने इसके पक्ष में मत दे दिया और 1 जनवरी 1970 से स्पेशल ड्राइंग राइट्स अस्तित्व में आ गए। अब एसडीआर का अर्थ क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित संपत्ति जिसका हम देशों में भुगतान के लिए यूज लेते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1959 में सृजित करके सदस्य देशों में उनके विद्यमान सुरक्षित कोषों को बढ़ाने के लिए आवंटन किया। अब एसडीआर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? एसडीआर की प्रमुख विशेषता सबसे पहले ऐच्छिक सहभागिता। ये नहीं किसी को फोर्स किया गया कि जो मेंबर आईएमएफ का है वो इसको एक्सेप्ट करे ही करे, ऐसा नहीं था। सब अपनी इच्छा से इसको अपना सकते थे और कोई भी अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता से परित्याग कर सकता था। मोस्टली सदस्य इसके आईएमएफ के मोस्टली सभी देशों ने इसको अपना लिया था। और फिर इसके बाद है इसकी प्रकृति। विशेष आहरण अधिकार एक प्रकार का कागजी सोना है, मतलब इस आपको ये नहीं है कि ये एक करेंसी हो गई, इसको आपने बांट दिया, लो भाई इतनी तुम ले लो इतनी वो ले लो, ये इस तरह से नहीं था। इसमें यह था कि एक तरह से एक बॉन्ड टाइप का था कि कोई भी बैंक तो कागजी प्रत था, मतलब उनके हर देश के खाते में इतना कर दिया गया, उसके एंट्री कर दी गई कि भाई हर एक देश के पास इतने इतने एसडीआर्स हैं। अब जिस देश को भुगतान करना है वो उसके एसडीआर में से कमी कर देता था आईएमएफ, और जिसको मिलती थी करेंसी, जिसके पास एसडीआर भुगतान आता था एसडीआर, उसके में उतनी एंट्री बढ़ा दी जाती थी। फिर एसडीआर इकाई का मूल्यांकन। जब 1970 में पहली बार ये योजना लागू की गई थी तब इसका मूल्य स्वर्ण में घोषित किया गया था और एक एसडीआर का मूल्य 0.888671 सोना था। लेकिन फिर बाद में जब अवमूल्यन स्थिर नहीं रह सका और सोने के मूल्य भी गिरते गए, तो इसका उपयोग कुछ देशों की मुद्रा के आधार पर किया गया, जिससे टोकरी के आधार पर किया गया। फिर बाद में इन देशों की मुद्राओं में भी फिर एक मूल्यांकन 5 देशों की मुद्राओं की टोकरी के आधार पर किया गया और उन 5 देशों में यूएसए, जर्मनी, फ्रांस फ्रैंक, जापानी येन, यूके का पाउंड स्टर्लिंग शामिल था। अब उन 15 अगस्त से 2000 देखो एक एसडीआर की कीमत $1.32304 थी। अब एसडीआर का सृजन एवं आवंटन। सन 1970 में पहली बार 950 करोड़ एसडीआर्स का सृजन किया गया था और 1970, 71, 1972 की 30 वर्ष की अवधि में 930 करोड़ एसडीआर सदस्य देशों में आवंटन किया गया। पुण्य 3 वर्ष की अवधि में 1210 करोड़ का। इस प्रकार एसडीआर 141 देशों के मध्य 2140 करोड़ के एसडीआर आवंटित किए जा सके हैं। अब उसके बाद आ जाता है एसडीआर्स का प्रयोग। एक सदस्य देश एसडीआर का प्रयोग अपने भुगतान असामयिक को ठीक करने के लिए या तरल कोषों में कमी को दूर करने के लिए कर सकता है।
तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो मनोनयन द्वारा प्रयोग, आपसी समझौते द्वारा। मनोनयन द्वारा प्रयोग है मतलब एक देश है जिसे एसडीआर का उपयोग करना है तो वह एक उस देश को चुनता है जिसकी मुद्रा उसे भुगतान असमय को ठीक करने के लिए चाहिए। इसके लिए उसे मुद्रा कोष से निवेदन करना होता है। भाई मान लो आप उसे मुद्रा किसी एक देश को करना है, इंडिया को सपोज चाइना को पेमेंट करना है तो वो क्या करेगा, पहले IMF के पास चाइना से करेगा, चाइना के साथ उसको पेमेंट करना है तो सबसे पहले IMF से करता है रिक्वेस्ट कि आप मेरे SDR में से चाइना को पेमेंट कर दीजिए जिससे फिर मेरे डेबिट हो जाएंगे SDRs और फिर संबंधित ये इस तरह से IMF इस तरह को कर देता है। तो IMF क्या करता है, चाइना के क्रेडिट को तो बढ़ा देता है और इंडिया के डेबिट को घटा देता है। फिर एक होता है आपसी समझौते द्वारा। आपसी समझौते द्वारा प्रयोग, जब मुद्रा कोष की SDR की योजना के भागीदार देश आपस में बगैर मुद्रा कोष के SDRs का उपयोग करते हैं तो इसे बिना मनोनयन के SDRs का प्रयोग कहते हैं। फिर थर्ड आता है कोष के सामान्य खाते से SDRs का उपयोग। मुद्रा कोष अपने आप को SDRs का आवंटन नहीं कर सकता परंतु वह भागीदार देशों से अपने सामान्य खातों में SDRs प्राप्त कर सकते हैं। इस खाते से सदस्य देश अपनी आवश्यकता के समय इनका प्रयोग मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार अपनी मुद्राओं के पुनर्क्रय तथा शुल्क चुकाने आदि के लिए कर सकते हैं। अब अधिकतम सीमा, किसी देश के लिए मुद्रा कोष के अपने अभ्यंश में 3 गुने से अधिक के SDR रखना आवश्यक नहीं है। स्वेच्छा से कोई भी देश इससे भी अधिक SDR अपने कोष में रख सकता है। और फिर प्रयोग पर प्रतिबंध ये है कि आप अपने एक साथ सारे SDRs काम में ले सकते हैं, आपका 15% तो अपने खाते में रखना ही होगा। और ब्याज दरें, वे देश जिनके खातों में निर्धारित मात्रा से अधिक SDR जमा रहते हैं वे ब्याज प्राप्त करते हैं और जिनके खाते में कम रहते हैं SDRs उनको ब्याज देना पड़ता है। फिर कोष का निरीक्षण का अधिकार है। SDR का प्रयोग किसी मुद्रा के लेन देन के लिए किया जाता है। अगर कोई भी देश इसका प्रयोग अवांछित तथा अनुचित रूप से करता है तो मुद्रा कोष उसे चेतावनी दे सकता है और अगर इस चेतावनी की भी अवहेलना की जाती है तो उस देश को SDR के प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। फिर मुद्रा कोष द्वारा मनोनयन, विशेष आहरण अधिकार योजना के भागीदार देशों को जब भुगतान की राशि की आवश्यकता पड़ती है तो मुद्रा कोष ये निर्धारित करता है कि इस राशि की पूर्ति किस देश द्वारा की जाए। इसका निर्धारण करने के लिए मुद्रा कोष विभिन्न देशों के तरल कोष तथा उसके खाते में जमा SDRs की राशि का निरीक्षण करता है। जिन देशों के तरल कोषों की मात्रा अधिक है अथवा जिनके खाते में सामान्य स्तर से कम SDRs जमा है, मुद्रा कोष ऐसे देशों को SDRs खरीदकर इनकी मांग करने वाले देश को आवश्यक राशि देने का निर्देश देता है। SDRs के अन्य निर्धारक तत्व, 15 अन्य निर्धारित संस्थाएं भी SDRs की धारक है जो SDRs के बदले निर्धारित प्रयोगनीय मुद्राएं उपलब्ध कराती है। अब इसके योजना के लाभ, तरलता में वृद्धि हुई है। सबसे पहले कि जो सोना नहीं है या फिर पॉन्ड भी नहीं है, डॉलर भी नहीं है तो आप पेमेंट कैसे करोगे, तो आपको एक इंटरनेशनल पेमेंट करने का एक साधन मिल गया है। फिर सदस्य देशों ने इसका काफ़ी यूज़ किया है जिससे जब आप यूज करोगे तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है और इससे आपको ब्याज भी मिल रहा है। और उसके बाद देशों में आपसे सहयोग बढ़ा है और उपयोग में स्वतंत्रता भी बढ़ी है। और विकासशील राष्ट्र जिनके पास बहुत ही कम साधन होते हैं उनके लिए तो ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब इसकी कमियां क्या है, एक तो आवंटन का अवैज्ञानिक आधार है। इसमें सबसे मेन है बड़े देशों को अधिक साधन मिल गया जबकि छोटे देशों को इसमें कम साधन मिले। फिर सीमित क्षेत्र हैं, सिर्फ इसका प्रयोग भुगतान संतुलन के असमय को ही दूर करने के लिए किया जा सकता है। फिर दीर्घकालीन सहायता नहीं मिल सकती, इससे अल्पकालीन सहायता ही मिल सकती है। और विकासशील देश विकसित देशों पर निर्भर हो गए हैं क्योंकि मेन इसमें 5 देशों का ही प्रभुत्व है और आवश्यकता अनुसार इसके साधनों में वृद्धि नहीं हुई है और नए सदस्य देशों को उसका आवंटन नहीं होता। इस प्रकार SDR योजना में काफ़ी प्रगति हुई है। ये योजना ऐच्छिक है और इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। IMF के बाहर भी इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। निजी क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ रहा है। लंदन व सिंगापुर में SDR बाजार विकसित हो गए हैं और 4 देशों ने अपनी मुद्राओं का SDR से गठबंधन कर रखा था। फिर इसमें कई कमियां फिर भी ये काफ़ी लाभप्रद हुई है और भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने में इससे सहायता मिली है। थैंक यू।